हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हमने जैसे इससे पहली वीडियो में आपके लिए पूरे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों का नोट्स बनवाया है, उसका सॉल्यूशन बताया है। आज उसी के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको ये प्रश्न करने पर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण में से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में उन सब को आप आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं तो उनके आंसर देखते हैं। चलिए क्या क्या बनते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है जिसे साफ करना अति आवश्यक है, अन्यथा यह वायु से क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले साफ करना जरूरी है, क्योंकि उस पर जो है वायुमंडलीय गैसों की कुछ परत बनी हुई होती है और जब हम उसे साफ करेंगे तो वो गैसों की परत हट जाएगी और वह आसानी से जलने लगेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, सबसे पहले क्या कहा है उसने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजिकल टू बनाया है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम भी दिखा देंगे हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। दूसरे में उसने कहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट और इजिकल टू बनाया क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो दिखा देंगे Ba। देखिए दूसरी समीकरण हमने दिखा दी है यहाँ पर, ये यहाँ पे हम दूसरी समीकरण दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे Ba3BaCl2 प्लस Al2 यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम और इजिकल टू BaSO4 प्लस 2AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया है हमारा। अब देखिए तीसरे में उसने क्या कहा है, सोडियम प्लस जल यानी कि सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया और इजिकल टू बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये तीसरे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसने कहा है कि ये यहाँ पे ये एरो है कि सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया। तो आपने दिखाई है 2Na प्लस 2H2O और बना है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और ये आपने जल के साथ इसकी अभिक्रिया दिखा दी है। 2Na प्लस 2H2O इजिकल टू 2NaOH और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बना है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बना हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपको इनकी संतुलित समीकरण बनानी है। 2 नंबर में आप पे प्रश्न आएगा ये। देखिए क्या करें। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, इस प्रकार की वीडियो जो बनती हैं उसको आप एयरफोन या हेडफोन का यूज़ करके देखा करें। इससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जल्दी समझ में आएगा कि किस प्रकार से देखनी है। मैंने बताया आपको हेडफोन या एयरफोन का यूज करके आप इस प्रकार की वीडियो को देखा करें तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। उसने कहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करानी है हमें। तो चलिए सबसे पहले तो यही देखते हैं। देखिए हम इसमें अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पर BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 इजिकल टू 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया
और BaSO4 सोडियम बेरियम सल्फेट बन गया। इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखें यहाँ पे ये तो बना है 2NaCl, नमक बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया यहाँ पे। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये सफ़ेद दानेदार होता है। इस अभिक्रिया को आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया होती है, नमक बनता है और बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो चलिए दूसरी उसने कही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से अभिक्रिया यानी कि HCl के विलयन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। देख लीजिए कैसे। NaOH यहाँ पे हमने दिखा दिया है NaOH, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसने क्या कहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये यहाँ पे नमक बना और यहाँ पे जल बन गया H2O, इस प्रकार से। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा है इसने कि किसी पदार्थ X कहा है, हमको मालूम नहीं है वो X क्या है, के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ से तो बिल्कुल इजी बन गया। सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? सफ़ेदी करने के लिए चूने का उपयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले में आपको एक पॉइंट मिल गया कि इसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पहले में क्या कहा है कि पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखिए, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम चूना होगा, सूत्र होगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए देख लेते हैं। और दूसरे में कहा है इसने कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि हम जब उस चूने को जल में डुबा देंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। ये बना है दूसरा प्रश्न हमारा। देखिए सबसे पहले देखते हैं, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र CaO है यानी कि चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे में उसने कहा है कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया दिखानी है, CaO प्लस H2O जल। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जब जल में मिला दिया तो क्या बना हमारा? CaOH की होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना, हमें प्राप्त हुआ बुझा हुआ चूना। देखिए यहाँ से आपको पता लग जाएगा बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, CaOH की होल ट्वाइस, और बिना बुझे चूने का फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए 2H2O, हमने जल में विद्युत धारा प्रवाहित की, यहाँ पे जल के दो अणु हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2H2O जल में विद्युत धारा प्रवाहित की, और 2H2 प्लस O2 यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन के दो अणु हैं, ऑक्सीजन के एक अणु हैं। तो उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एक अणु है, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, तो किसकी मात्रा दुगनी है? हाइड्रोजन की मात्रा आपकी दुगनी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गैस हाइड्रोजन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। और आपने देखा है विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है हमारा? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार यहाँ भी हुआ है कि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसको हम समीकरण से दर्शा सकते हैं। देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन से अभिक्रिया कराई लोहे से, तो बना लिया हमारा
उत्पाद क्या बन गया, FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट या आयरन सल्फेट, और प्लस कोपर, कोपर को अलग कर दिया, और आयरन सल्फेट का विलयन किस रंग का बना, हरे रंग का बना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हरा रंग। शुरू में विलयन कौन से रंग का था हमारा, विलयन शुरू में हमारा नीले रंग का विलयन था। देखिए यहाँ पर ये नीले रंग का विलयन था, अब हरे रंग का विलयन हो गया है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। दिव्य विस्थापन, देखिए यहाँ पे दिव्य विस्थापन से क्या मतलब है, दिव्य विस्थापन का अर्थ है जिसमें दो स्थान विस्थापित होते हो वह अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं। जब बेरियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 और प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 दोनों का विलयन आपस में मिला लिया जाता है, तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यानी कि जो बेरियम है वो तो SO4 के साथ अभिक्रिया कर गया, और जो K2 पोटेशियम है वो क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर गया। देखिए कैसे इसको दिखाते हैं हम। BaCl2, यहाँ पे क्या देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है बेरियम सल्फेट, BaCl2 K2SO4, बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट से जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर बन गया BaSO4। तो इसके Ba ने SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली, और K2 ने Cl2 के साथ, ये बन गया 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और ये बन गया बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से ये हो गई दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था उपचयित क्या होता है और अपचयित क्या होता है। चलिए इसने सबसे पहले क्या कहा है, 4Na+O2, यहाँ पे सोडियम के 4 अणु लिए गए हैं, ऑक्सीजन के 2, तो बन गया क्या 2Na2O, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो पदार्थ कौन सा हो रहा है, उपचयित सोडियम, और अपचयित ऑक्सीजन। देखिए अपचयित क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो, और उपचयित जहाँ किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का हानि हो, उसे उपचयित कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। और दूसरी समीकरण क्या दिया, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे क्या कॉपर और प्लस H2O, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कॉपर तो हो रहा है हमारा अपचयित, उपचयित पदार्थ है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का योग हुआ ऑक्सीजन के साथ, और अपचयित पदार्थ है कॉपर और ऑक्साइड, यानी कि दोनों अलग हो गए यहाँ से वो पदार्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, हमें बताना है सत्य और असत्य। 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस C कार्बन, कार्बन के साथ लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर बन गया 2Pb प्लस CO2, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य कथन है हमारा। जब हम लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और 2Pb सीसा यानी कि लेड अलग हो जाएगा। तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या जा रहा है, देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा बिल्कुल अलग हो गया O से, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, हाँ ये उपचयित हो रही है। तो ऑप्शन गया हमारा A व B, ऑप्शन कौन सा गया, A व B। देखिए यहाँ पे दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al एल्यूमिनियम, Al2O3 प्लस 2Fe, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, और ये जो आयरन है अलग हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ऊपर दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है और अपने आप उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर दिया गया है संयोजन, दिव्य विस्थापन, दिव्य विस्थापन तो नहीं है, 2 स्थान विस्थापित नहीं है, संयोजन योग नहीं हो रहा है, विस्थापन वियोजन भी नहीं हो रहा है, टूट भी नहीं रही है, विस्थापन है, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है। देखिए
तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, लोह चूर्ण, लोहे का चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल डालने से क्या होता है। जब लोहे के चूर्ण पर HCl अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है। सही उत्तर पर अपना निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, आयरन लवण व जल बनता है। देखिए होता क्या है, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड FeCl2 बनेगा। हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और आयरन क्लोराइड बनेगा यहाँ से। देखिए क्या हो रहा है, संतुलित समीकरण क्या है। नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है, सभी पर्सन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं। संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया में बाद यानी कि उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन करना ही संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी कि अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक है और अभिक्रिया के बाद में जो उत्पाद है, उन सभी में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यही आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। चलिए प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या कह रहा है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। सबसे पहले कहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखिए नाइट्रोजन हमने ले लिया है N और प्लस H4 2H2 ले लिया है और N2 ले लिया है, तो क्या बना हमारा अमोनिया गैस NH4 बन जाएगा। और दूसरे में क्या कहा है, B में समीकरण दिखानी है, समीकरण दिखाएंगे इनकी हम। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सी में क्या कहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो चलिए इस सबको देख लेते हैं, हम इनकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले में क्या अभिक्रिया दी है हमें, उसने कहा है नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के ले लिए हैं हमने 2 अणु और प्लस हाइड्रोजन के ले लिए हैं 3 अणु H2, और तो बनी क्या है हमारी 2NH3 अमोनिया गैस। यहाँ पे देखिए ये अमोनिया गैस बन गया 2NH3। अब दूसरे में उसने क्या कहा था कि हाइड्रोजन सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया हमें ऑक्सीजन के साथ दिखानी है। तो 2H2S प्लस 2O2 इजिकल टू बन गया H2O। यहाँ पर देखिए ये हमने अभिक्रिया दिखा दी है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट प्लस ऑक्सीजन और बन गया क्या हमारा 2H2O, यानी कि जल बना, और 2SO2 ये वाला यहाँ पे 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट सी में यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया हमने दिखाई है BaCl2 के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया जब हमने BaCl2 के साथ दिखाई तो हमारा क्या क्या बन गया यहाँ पर BaCl2। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट BaCl2, तो BaSO4 Ba ने SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली, एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर ली, तो बेरियम सल्फेट बना और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से चलिए आगे उसने कहा है पोटेशियम की क्रिया जब जल से कराई जाती है, जल के साथ पोटेशियम धातु की अभिक्रिया, तो 2K प्लस 2H2O, तो क्या बन गया 2KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे चौथे नंबर की अभिक्रिया में ये हुआ। इसके बाद देखिए उसने क्या कहा है प्रश्न संख्या 6 में,
कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हमें इन समीकरणों को संतुलित करना है। देखिए HNO3 प्लस CaOH की होल ट्वाइस, यहाँ पे बुझा हुआ चूना है, यहाँ पे है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और इजिकल टू बनाया क्या है CaNO3 की होल ट्वाइस प्लस H2O। तो हमें देखना क्या है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और 1 3 अणु हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने कम अणु हो गए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और 1 3 अणु हैं, तो एक हाइड्रोजन का अणु कम है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, Ca यहाँ पे 1 है, Ca के अणु यहाँ पे 1 है, NO3 यहाँ पे पूरा है और इसकी होल ट्वाइस कर रखा है। देखिए O के कितने हैं, 3 2 5 और यहाँ पे कितने हैं O के, यहाँ पे O के हो रहे हैं 3 दूनी 6। तो चलिए हमने क्या किया, इसमें बाहर जो है अभिकारक में, यानी कि अभिक्रिया से पहले अभिकारक में 2 से गुणा करा दी, अब ये बन गया 2 तिया 6। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए और हाइड्रोजन के 2, तो हाइड्रोजन के कितने बन गए हमारे, हाइड्रोजन के बन गए 4, और यहाँ पे अब क्या बन गया 2H2O। ये पहले वाला पार्ट तो झुका, तो देखे यहाँ पे CaNO3 की होल ट्वाइस प्लस 2H2O अब बन गया, अब हो गई हमारी संतुलित समीकरण, क्योंकि दोनों ओर सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। यही होता है समीकरण को संतुलित करना। तो इसी प्रकार से आप इन चारों की चारों को कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इजिकल टू CaCO3। उसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और प्लस H2O जल। यहाँ पे जैसे उसने बनाया वैसे के वैसे हमने लिख के रख दिया समीकरण को संतुलित करके। जिंक, दूसरे में कहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या होता है हमारा Zn, और प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो हमने 2AgNO3 ले लिया, बन गया जिंक नाइट्रेट। तो ZnNO3 की होल ट्वाइस और प्लस 2Ag, समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है। इसी प्रकार से हम अन्य समीकरणों को संतुलित करेंगे। निम्न अभिक्रियाओं के लिए प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। यानी कि आपको बताना भी है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है हमारी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले में उसने कहा है पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस बेरियम आयोडाइड इजिकल टू पोटेशियम आयोडाइड और प्लस बेरियम ब्रोमाइड बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये वाला यहाँ पे, ये वाला पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BAl बेरियम, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड की ये आपने अभिक्रिया यहाँ पे दिखाई। यह आपका पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया और ये हो गया आपका बेरियम आयोडाइड। यहाँ पे ऐसे मैंने एरो से बता दिया, और इजिकल टू क्या बन गया आपका 2Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और BaBr बेरियम ब्रोमाइड, ये बन गया। दूसरे में उसने कहा था जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड और बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ZnCO3 एकल अभिकारक,
देखिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले वाले में के ने Ba को हटा के I के साथ अभिक्रिया की और Ba ने K को हटा के Br के साथ, और यहाँ पे एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई आपकी, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकारक दो में टूटता है। दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए, ये दूसरी जो समीकरण है बी, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट इजिकल टू ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब तीसरी में देखिए H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस Cl2, दो अभिकारक मिलकर 2HCl एकल उत्पाद बना रहे हैं यहाँ पर C में, ये देखिए C में। तो ये कौन सी हुई आपकी, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे D में देख लीजिए आप, Mg प्लस 2HCl, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए Mg जो है मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, तो उसने यहाँ पे देखिए Mg ने खुद क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर ली और H2 को बाहर निकाल दिया, गैस बन गई हाइड्रोजन, तो MgCl2 बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। यह है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Mg ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया है, तो ये बनी इस प्रकार से हमारी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊष्माक्षेपित एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारी ऊष्मा छुपी हुई होती है, यानी कि गर्माहट महसूस होती है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलती है, यानी कि गर्माहट आपको महसूस होती है। जैसे उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं, देखो ये एग्जाम्पल लिया है कि C+O2 यानी कि कार्बन प्लस O2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो वहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। दूसरे में देखिए CaO प्लस H2O, यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने को H2O जल में मिलाएंगे, आपने देखा है जब हम बिना बुझा चूना मार्केट से खरीद कर लाते हैं और उसे जल में डालते हैं, तो क्या होता है, आपको सी सी की आवाज़ और बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है। तो पहले तो क्या होता है, चूना बुझता है CaOH की होल ट्वाइस, और प्लस में बहुत सारी ऊष्मा गर्माहट निकलती है जब, तो ये होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके विपरीत होती है। ये यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके लिए दिखा देते हैं, ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी अवशोषण होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा लगती है उस अभिक्रियाओं को पूरा कराने में। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, यानी कि जब हम CaCO3 को ऊष्मा गर्म करेंगे तो वो किस में टूटेगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड चूना बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। ऐसे ही 2PbNO3 की होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट और प्लस ऊष्मा, तो क्या बन गया 2PbO लेड ऑक्साइड बन गया, और 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन O2 यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए हमारे श्वसन जो प्रणाली है, सांस लेना, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊष्मा छिपी हुई होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे। श्वसन की क्रिया हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन करती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में जलता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माशोषी क्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से श्वसन जो है हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारा C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति। देखिए जब हमने कहा कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, यहाँ से हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वायुमंडल से, ये हमारा ग्लूकोज अंदर जल रहा है शरीर में, तो दोनों मिलके क्या बन गया 6CO2,
यहाँ पे क्या हुआ देखिए 6CO2 बन गया और प्लस H2O, थोड़ी सी नमी यहाँ पर हमारी क्या आ गई, थोड़ी सी नमी और बहुत सारी ऊर्जा। इस प्रकार से देखिए जब हम सांस खींचते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज दहन होता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और थोड़ी सी जब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐसे हाथ रख के सांस छोड़ेंगे ना तो आपको गर्माहट भी महसूस देगी और थोड़ी सी नमी महसूस देगी। तो जो वो गर्माहट है वो ऊर्जा है, ऊष्मा है, और जो एक नमी है वो जल है, और जो आप गैस है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए एकक समीकरण दीजिए। देखिए आप जानते हो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एकल उत्पाद दो अभिकारकों में टूट जाता है, ये तो होती है वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वह हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले उदाहरण है हमारा वियोजन अभिक्रिया का। देखिए यहाँ पर एकल उत्पाद है CaCO3। इसको जब हमने गर्म किया CaCO3 को, यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एकल उत्पाद है, गर्म करने पर ये टूट गया, दो एक अभिकारक है दो उत्पादों में, CaO और CO2, इस प्रकार से बन गया ये। तो एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इजिकल टू CaOH की होल ट्वाइस, और प्लस में ऊष्मा निकल गई हमारी, ये हो गया यहाँ पर। अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊष्मीय वियोजन, यानी कि गर्माहट से गर्म करके हम कैसे किसी पदार्थ को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊष्मीय वियोजन, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो ये बदल गया CaO प्लस CO2 में, ये तो हुआ हमारा ऊष्मीय वियोजन। दूसरा प्रकाशीय वियोजन 2AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश में रख दिया तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस थी ये बाहर निकल गई। इसके बाद होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है हमारा, जल में हमने विद्युत प्रवाहित किया, देखिए 2H2O जल लिया और विद्युत अपघटन किया इसका जल का, तो बन गया 2H2 हाइड्रोजन प्लस O2। हाइड्रोजन कैथोड पर इकट्ठी होगी और ऑक्सीजन एनोड सिरे पर। यह प्रश्न बन जाता है कि हाइड्रोजन किस सिरे पर इकट्ठी होती है जब विद्युत अपघटन कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड पर और ऑक्सीजन होती है एनोड पर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। विस्थापन एवं दिव्य विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, उन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और सम अभिक्रिया करता है, तो ये तो होता है विस्थापन अभिक्रिया। और दिव्य विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जिसमें दो अभिकारक एक दूसरे के स्थान को एक दूसरे से विस्थापित करके स्वयं अभिक्रिया करते हैं। दिव्य विस्थापन में दो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और विस्थापन अभिक्रिया में एक क्रियाशील अभिकारक दूसरे कम क्रियाशील अभिकारक को उसके स्थान से विस्थापित करता है। तो चलिए इनका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए CuSO4 प्लस Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो इसको इसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं में विक्रिया कर लेगा, ZnSO4 बन गया प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। यह अभिक्रिया हुई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब आपको दिखाते हैं दिव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। देखिए BaCl2 प्लस NaSO4, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया दिखाई तो BaSO4 बन गया, Ba ने Na को विस्थापित किया और NaCl2 Na ने Ba को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर यह बन गई आपकी दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। BaCl2 प्लस NaSO4 बन गया BaSO4 और NaCl2।
चलिए आगे देखते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखिए या अभिक्रिया लिखिए। देखिए सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट है 2AgNO3 और कॉपर के साथ इसकी अभिक्रिया कराई गई। ये देखें यहाँ पे कॉपर के साथ अभिक्रिया कराई गई तो बन गया CuNO3 की होल ट्वाइस, यानी कि ये तो बन गया कॉपर नाइट्रेट और 2Ag चांदी हो गया अलग। ये हो गया चांदी का शोधन। कैसे शुद्ध चांदी प्राप्त करते हैं? देखिए जब कभी चांदी सिल्वर नाइट्रेट के रूप में होती है तो उसकी कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कॉपर चांदी से ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उसने उसके स्थान से उसे विस्थापित कर दिया और अपने आप अभिक्रिया कर ली और चांदी हो गया अलग, तो हमें शुद्ध चांदी प्राप्त हो गई 2Ag। इस प्रकार से देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? हमने कई बार अभी तक अवक्षेपण अभिक्रिया को पढ़ लिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों ही एक ही होती हैं। ये होता क्या है देखिए, इसमें हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है, जिसमें बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, सफ़ेद दानेदार अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हो। क्या परिभाषा बनेगी इसकी? देखिए सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का BaSO4 का सफ़ेद दानेदार एक अवक्षेप बनता है जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं और सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यही होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीकरण के योग या हार्ट्स के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। देखिए उपचयन और अपचयन क्या होता है? सबसे पहले आपको बता देते हैं उपचयन। तो उपचयन क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए आप, उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई 2 ऐसे उदाहरण दे देंगे जहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो। यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले हमने दिया है 2Mg + O2, तो क्या बन गया 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब इसी प्रकार से दूसरा ये वाला देखिए C + O2 यानी कि कार्बन + O2, तो गर्म करने पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये तो हुआ हमारा उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। अब देते हैं अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। अपचयन अभिक्रिया जहाँ पर क्या होता है देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें, यहाँ पर देखिए, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CuO + H2, तो ऑक्सीजन किसके साथ है? कॉपर के साथ, तो इजिकल टू क्या बना? Cu + H2O, तो ऑक्सीजन की कॉपर के साथ से कमी हो गई, तो ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। जैसे दूसरा उदाहरण ZnO + C, तो ऑक्सीजन जिंक के साथ है यहाँ पर और आगे किसके साथ आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिंक में, तो ये हो गया अपचयन। चलिए आगे देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। यानी कि हमें नहीं पता वह धातु क्या है भूरे रंग का, बस X कह दिया है और उसे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला पड़ गया। इस X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरा तत्व X कॉपर है। वो कौन सा तत्व है? कॉपर। तथा बनने वाला काले रंग का यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO। देखिए जब हम कॉपर को यानी कि तांबे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे या जलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2Cu, कॉपर के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायुमंडल में ऑक्सीजन है O2, और जब हमने इसे ताप किया, गर्म किया, तो बन गया 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड काले रंग का बन गया ये। चलिए देख लेते हैं आगे हम। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ताकि उन्हें जंग से बचा सकें। क्यों? देखिए बाहर वायुमंडल में नमी भी है, ऑक्सीजन भी है, और आयरन क्या है? हमारा एक धातु है, तो वो क्या बना लेगा?
जब वायुमंडल के संपर्क में हमारा आयरन आएगा, गर्मी, बरसात, सर्दी सभी चीज़ों को वो झेलेगा, तो वहाँ से उसे नमी भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो उसके ऊपर क्या बन जाएगा? जंग लग जाएगा, उसकी ऊपरी सतह कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए हम उस अवस्था से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, ताकि वो वायु के संपर्क में न आ सके और बहुत दिनों तक जो कि तो बनी रहे। देखिए क्या कहा है, लोहे की वस्तुओं पर अर्धवायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए जंग तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए क्यों किया जाता है, आपने देखा होगा जो दुकान पे से चिप्स के पैकेट आते हैं वे काफ़ी दिनों के बने हुए होते हैं, और वे तब भी जैसे ही हम उन्हें खोलते हैं और उनका स्वाद जो का तो बना रहता है। तो इसका कारण क्या है? उन पैकेटों में क्या होता है, तेल, सभी पदार्थ तेल से बने हुए होते हैं। तो उसने कहा है तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन हमारी एक अक्रिया गैस है जो कि वायुमंडल की गैसों से अधिक क्रिया नहीं करती, और जो चीज़ें क्रिया नहीं करेगी वो जो कि तो बनी ही रहेगी। तो हम खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित इसलिए करते हैं ताकि उनमें बाहर की गैसों का प्रवेश न हो सके और उनका स्वाद व गुणवत्ता जो कि तो बनी रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, देखिए संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? जब किसी वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर उसकी ऊपरी सतह कमज़ोर हो जाती है, और इस ऊपरी सतह का कमज़ोर हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। ये तो हुआ संक्षारण। अब इसके बाद आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है हमारा? देखिए जैसे ही हम तेलीय और खाद्य, तेल से बनी हुई खाद्य पदार्थों को कुछ समय के लिए बाहर रखते हैं तो वो वायुमंडल के संपर्क में आने पर उनके गंध व स्वाद बदल जाते हैं, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। चलिए ये चैप्टर आज आपका इसी में हमने कंप्लीट करा दिया। कुछ रिक्त स्थान हैं, अब इनको भर लेते हैं। खाली स्थान दिया गया है, अभिक्रिया में किसी यौगिक तत्व को उससे अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया में? विस्थापन। रासायनिक अभिक्रियाओं को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने हेतु संतुलित किया जाता है। यहाँ पे आएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन कहलाता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन यानी कि हाइड्रोजन की कमी कहलाती है उपचयन। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या होती है बराबर। यहाँ पे आएगा बराबर, क्योंकि संतुलित समीकरण में क्या होगा? अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। किसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में तत्वों और यौगिकों को शब्दों के स्थान पर उनके सूत्र तथा संकेतों के से निरूपित करने से प्राप्त समीकरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे 6 नंबर में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। चलिए देख लेते हैं 7। नीचे की तरफ संकेत करते हुए तीर का निशान समीकरण को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? अवक्षेप को, कि यहाँ से ये निकल चुका है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन। देखिए 8वां ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। रासायनिक अभिक्रियाओं में बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। वे पदार्थ जो संयोग करके अथवा अभिक्रिया करके बनते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वही अभिकारक। जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र यानी कि लोहे पर जैसे जंग लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? Fe2O3। देखिए Fe3O4H2O। यहाँ पे क्या बनता है? ये इसमें लोहे वायुमंडल के संपर्क में आया ऑक्सीजन गैस के, और हाइड्रोजन H2O नमी बाहर से ली जल, तो सूत्र क्या बन गया? Fe3O4H2O। वसायुक्त वस्तुओं का सड़ना कहलाता है विकृत गंधिता। ये अभी पढ़ा हमने 12वां विकृत गंधिता। चलिए सत्य और असत्य भी देख लेते हैं। ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें से अब आप पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाए।
ठोस अवस्था को प्रतीक एस से दर्शाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। एस फॉर सॉलिड, ठोस। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को प्राय समीकरण में उत्पादों की ओर प्लस ऊष्मा लिखकर दर्शाया जाता है, नहीं, असत्य है, क्योंकि ऊष्मा तो ऊष्मा का शोषण करने वाली है, वहाँ ऊष्मा कहाँ से प्लस में आ जाएगी, ये असत्य है हमारा। दूसरा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल होती है संतुलित रासायनिक समीकरण में, ये सत्य बात है। पदार्थ जो अपचयित होता है ऑक्सीकृत कहलाता है, जो पदार्थ अपचयित होता है वो ऑक्सीकृत कहलाता है, बिल्कुल सत्य बात है। कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, सत्य बात है। जलीय विलयन को आई द्वारा दर्शाया जाता है, नहीं, असत्य। भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है, सत्य बात है। भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया है, देखिए सत्य बात है। कार्बन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कार्बन का जलना, हाँ बिल्कुल सत्य, क्योंकि जैसे हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो वहाँ से हमें ऊष्मा भी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, तो ये कार्बन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Zn प्लस CuSO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस Cu रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, सत्य बात है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, देखिए नोवा, असत्य। रेडॉक्स अभिक्रिया हमने आपको क्या बताई कि बेरियम सल्फेट और NaCl, ये जब दोनों का मिश्रण कराया जाता है, ये एक हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, जिंक से कॉपर कम क्रियाशील है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। जंग लगना रासायनिक प्रभाव है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जब वस्तु बाहर पड़ी रहेगी खुले वातावरण में तो वो वायु के संपर्क में आएगी, नमी के संपर्क में आएगी, सभी चीज़ें अभिक्रिया करेंगे, तो यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य। देखिए बारवा, भोजन का पाचन एक असत्य है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ये रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के सभी प्रश्नों का हल बताया है। इससे ज़्यादा आपके इसमें प्रश्न नहीं बनने हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों का अध्ययन बहुत अच्छे से करें। लेकिन इतनी हम आपसे कह रहे हैं कि आप जितना हमने पढ़ाया है उसका आप एयरफोन का यूज करके इसे सुने और पढ़े। मात्र 50 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि फोकस क्या होता है, फोकस बाहर की वस्तुओं पर फिर हमारा नहीं जाता, टोटल ध्यान हमारा वीडियो पर रहता है और कानों तक हमारे प्रॉपर आवाज़ पहुंचती है। तो इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी परीक्षा में 95 प्लस तक स्कोर करें। तो जय श्री राम।